ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वर्च्यूज, वैल्यूज, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और उन सब में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज पढ़ ली। ठीक है, मैंने बताया था कि जो वैल्यू होता है, वैल्यूज, अगर वो हमारी जिंदगी में परमानेंट हो जाए तो क्या बन जाता है, वर्च्यूज। यानी इसके रिलेशन की बात करें तो वैल्यूज बहुत सारे होते हैं और वर्च्यूज उसमें से कुछ होता है। ठीक है, तो सारे के सारे वर्च्यू वैल्यू होते हैं लेकिन सारे वैल्यू वर्च्यू नहीं होते हैं। उसी तरीके से हमने इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई, और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इसके बारे में समझा था। इंटेलिजेंस क्या है कि एबिलिटी, एक तरीके की योग्यता है कि हम प्रॉब्लम को देख करके उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके सोल्यूशन को प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने कहा था कि इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में एक कॉमन सा रिलेशन होता है। एप्टीट्यूड हम हर अलग अलग सब्जेक्ट अगर दिया जाए तो हम उसके क्वेश्चंस को देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये किस सब्जेक्ट का है ना। जैसे मैथ का प्रॉब्लम, साइंस का प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, तो वो एप्टीट्यूड में आ जाता है। लेकिन इंटेलिजेंस किसी भी प्रॉब्लम को देख करके ये आइडेंटिफाई कर लेना कि वो क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम उसे इंटेलिजेंस कहेंगे। लेकिन इमोशंस को देख करके पता लगा लेना कि किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी पशु पक्षी के अंदर किस तरीके का इमोशन चल रहा है, उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो जब कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस के बीच में रिलेशन पूछेगा तो कैसा होगा, इस तरीके का कि सारे के सारे इंटेलिजेंस बाहर होंगे और अंदर थोड़े से इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके। अब चलते हैं और समझते हैं कॉन्साइंस। क्या कहते हैं, कॉन्साइंस। कॉन्साइंस और कॉन्सियसनेस या कॉन्सियस में बहुत हल्का सा फर्क होता है। मतलब बोली में ये वर्ड में बहुत हल्का सा फर्क होता है, वैसे तो मेजर डिफरेंस होता है। तो मैं यही समझा देता हूं कि कभी इन दोनों को मिक्स मत करना। स्पेलिंग लिखता हूं पहले, कॉन्साइंस, CIENCE, एक कॉन्साइंस होता है और एक होता है कॉन्सियस, कॉन्सियस, CEOUS। ठीक है, कॉन्सियस। देखो, कॉन्साइंस को हिंदी में कहते हैं अंतरात्मा। ठीक है, अंतरात्मा। और कॉन्सियस को हम अगर हम देखें हिंदी में तो कॉन्सियस के अलग अलग फील्ड में अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे अगर हम बायोलॉजी में देखें तो हम जिंदा है यानी कॉन्सियस है, लेकिन इथिक्स में देखें तो कॉन्सियस का मतलब होता है चेतना। ठीक है, तो कॉन्सियस और कॉन्साइंस में फर्क होता है। ठीक है, मैं अभी क्या बताने जा रहा हूं, कॉन्साइंस। कॉन्साइंस, अच्छा, हमने जब पॉलिटी पढ़ी थी तो पॉलिटी में हमारा आर्टिकल 25 हमें ये कहता है कि हमें किसी भी रिलीजन को अपनाने की आजादी है। वो हमारे कॉन्सियस के बारे में कहता है। अगर हमारी अंतरात्मा चाहती है कि हमें जो कुरान है वो पढ़ने चाहिए तो हम पढ़ सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैं उस कॉन्सियस वाली बात कर रहा हूँ, उस कॉन्साइंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, अब देखो, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस एक तरीके की हमारे अंदर की आवाज होती है या मन की आवाज, इसको हम कह सकते हैं साउंड। देखो, हिंदी में मन, इंग्लिश में माइंड कह लेते हैं। साउंड ऑफ माइंड, समझ में आ रहा है, साउंड ऑफ माइंड। अच्छा, अब ये जो कॉन्सियस होता है ना, कॉन्सियस या हमारी अंतरात्मा की आवाज कब आती है? अंतरात्मा की आवाज मैं यहां लिखता हूं साउंड। ये कब आती है? जब हम किसी डायलेमा में फंसते हैं। डायलेमा का मतलब समझा दिया हूं मैं, दुविधा। दुविधा, अलग अलग तरीके के डायलेमा बताया हूं। एथिकल डायलेमा क्या होता है, मोरल डायलेमा क्या होता है। जैसे कि मान लो कि तुम्हें है डायबिटीज और तुम्हें पसंद है आइसक्रीम। ठीक है, और तुम रास्ते से जा रही थी और देखा कि कोई नया नया शॉप खुला है और वहां पर फ्री में तरह तरह के आइसक्रीम मिल रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं,
तरह तरह के आइसक्रीम मिल रहे हैं। अब तुमने देखा और तुम्हें बहुत पसंद है आइसक्रीम, तो तुम्हारे अंदर का मन करेगा यार आइसक्रीम फ्री में मिल रहा है, क्या करूं, खा लेती हूँ, ले लेती हूँ। लेकिन एक मन कहेगा रुक जाओ, ऐसी गलती मत करना। आज आइसक्रीम खा लिया तो जिंदगी भर आइसक्रीम खाने लायक नहीं बचोगी, है? शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आजू बाजू कुछ है भी नहीं, यहीं पर गिर जाओगी, मर जाओगी, और तुम्हारी आत्मा अंतरात्मा हो जाएगी। फिर वो ऊपर से आइसक्रीम देखते रहना। तो हमारे मन में क्या चलने लगता है, एक द्वंद चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता है। और यही इसी साउंड को हम कहते हैं कॉन्साइंस, ठीक है, कॉन्साइंस। और इसको हम लोग अगर पिक्चर के फॉर्मेट में देखें तो कुछ इस तरीके से लगता है। अगर कोई मूवी वगैरह या कहीं सीरियल्स में देखते हैं तो हम अगर किसी दो राहे पर आ जाते हैं, मतलब दो राहे मतलब ऐसा दो रास्ता है, इधर जाएं कि इधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। तो हमारे इधर का जो लूसीफर शैतानी दिमाग है, ठीक है, जो शैतानी दिमाग है वो कहता है कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो पढ़ना है, ठीक है, और आज का टारगेट था तुम्हारा कि मुझे 5 टॉपिक खत्म करना था, तुमने 5 में से 2 टॉपिक खत्म कर दिया, ठीक है, 2 टॉपिक। अब तुम्हारा जो दिमाग है थोड़ा सा थकने लगा, और जैसे ही दिमाग थकना शुरू हुआ ये फटाक से आ जाएगा लूसीफर, कहेगा आज के लिए बस करो, आज आराम कर लो, कल कर लेना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर की आवाज लूसीफर आ रही है तो कहीं न कहीं इजराइल भी आएगी। इजराइल लूसीफर की बहन थी, जो एंजल थी एक तरीके से। तो वो पॉजिटिव वाइब भी आएगी और वो कहेगी, जैसे अगर तुम्हारे अंदर वो क्षमता रहेगी, गट्स, कि हाँ मैं अपने इस लूसीफर वाले साउंड को कंट्रोल कर सकती हूँ, तो एक बार इजराइल आएगी, तुम्हें आगाह करेगी, नहीं नहीं अभी 2 ही हुआ है, 3 बाकी है, अगर इसको 3 को यहाँ पर रोकेंगे तो कल के लिए 3 बर्डन बन जाएगा, और इस तरीके से बर्डन बनते बनते एग्जाम का टाइम आ जाएगा और बहुत सारा पोर्शन छूट जाएगा। तो फिर ये लूसीफर कहेगा मैं पढ़ने से मना थोड़ी कर रहा हूं, अच्छा एक काम करो 2 घंटे के लिए सो जाओ। तो तुम सोचोगी हाँ सही बात है, 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, उठ के पढ़ लूंगी। अब पता चला कि तुम जब 2 घंटे सोने गई उस वक्त रात के 10 बज रहे थे, तुमने सोचा मैं 12 बजे उठ के पढ़ लूंगी, और जब नींद खुली तो सुबह के बज रहे थे 8। तो कैसे कैसे हो गया 8, कैसे बज गया? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के ऊपर हावी हो गया कौन? तुम्हारा लूसीफर, ठीक है, लूसीफर। तो लूसीफर ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, मैं कहानी के रूप में बताना चाह रहा हूं कि कॉन्साइंस होता क्या है, अंतरात्मा की आवाज होती क्या है, ठीक है। देखो ये जो लूसीफर या डेविल होता है, ये तुम्हें ऐसे उकसाता है कि कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, मतलब तुम्हारा जो मन कर रहा है ना वो करो। सोने का मन कर रहा है सो जाओ, खाने का मन कर रहा है खा लो, खेलने का मन कर रहा है खेल लो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है मत पढ़ो। ये तुम्हें आजादी देता है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जिंदगी है, इसी जिंदगी में जीना है, खाना है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो स्वर्ग नरक का चक्कर छोड़ो और यहीं घी का गड़िया पियो और सो जाओ। ये कौन कहता है? हमारा लूसीफर, बैड माइंड, ठीक है। अब देखो एथिक्स की दुनिया में हम इसे बैड माइंड वगैरह ऐसा नहीं कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसको क्या कहते हैं, इस मन की इस आवाज को एक नाम दिया जाता है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये जो इजराइल होती है, इजराइल, ये हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और सोच समझ कर करना चाहिए। यानी कि ये कहती है कि क्या मोरल है और क्या इमोरल है, ठीक है। ये हमें ये नहीं कहती जो तुम्हारा मन कर रहा है या जो इजराइल लूसीफर कर रहा है उसको मत करो, ये कहेगी कि तुम वही करो जो मोरल है, ठीक है। क्या कहेगी? तुम वही करो जो मोरल है।
जो मोरल है। अच्छा, अब देखो, मैं एक केस देता हूं कि जैसे इंसान के इमोरल होने के सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं? जब वो अकेले में होता है ना? जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है, जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है। तो यूं समझो कि तुम रास्ते पर जो है कोई इंसान को एक भीड़ मिलके पीट रही है, ठीक है? और तुम यहीं से जा रही हो, तुमने देखा कि काफी दिन से हो गया किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, तो इसी को 2 झापड़ मार के मैं भी चलती हूँ। जैसे ये सीन देखोगे तुम्हारे मन में आएगा, तुम्हारा कौन डेविल ये कहेगा मार 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 2 झापड़, कौन पहचानेगा इतनी भीड़ में, है? लेकिन यहीं पर आएगी इजराइल, कहेगी नहीं, ये मोरली ठीक नहीं होगा, उसको तो इतने लोग खुद ही मार रहे हैं, तुम कर सकती हो, को जाके उसको बचा लो। या पहले पूछो कि भाई मार क्यों रहे हैं, पता चला चोर वोर हो, तुम जाके बचाने लगो और लोग समझे उसी की साथी है, तुम्हें धो दे, है? तो ये जो इजराइल होगी या तुम्हारा पॉजिटिव माइंड होगा, वो क्या कहेगा, पहले रुक जाओ, सोचो क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या मोरल है उसे पीटना या इमोरल है उसे पीटना, या उसे बचाना मोरल है या इमोरल है, तो तुम्हें सोचने के लिए कहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ, तो ये जो कॉन्शियस या कॉन्साइंस, हमारे मन की आवाज कब जनरेट होती है? जब डिलेमा होता है। ठीक है, डिलेमा। और डिलेमा सबसे अधिक डिलेमा कब होता है? जैसे अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन हो, डिपेंड करता है। जब ऑप्शंस हो, है ना, कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना, जैसे मैंने डायबिटीज वाला एग्जांपल दिया, आइसक्रीम खाना है कि नहीं खाना है, किसी रास्ते पर जा रहे मतलब पीट रहे इंसान को पीटना है या बचाना है या चुपचाप निकल जाना है। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो, ये जो लूसीफर वाला माइंड है ना, इसको हम कहते हैं ईड। क्या कहते हैं? ईड, आईडी, ईड। ठीक है, ईड, ईड। और ये जो एजरेल वाला माइंड है, इसको हम कहते हैं सुपर ईगो। इथिक्स की दुनिया में सुपर ईगो। ठीक है, सॉरी, सुपर ईगो लिखना, सुपर ईगो लिख दिया मैं, सुपर ईगो। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? कि जो लूसीफर वाला माइंड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा ईड है। इथिक्स की दुनिया में उसे ईड कहा जाता है, ईड। ये टर्मिनोलॉजी मैं अभी यहां लिखता हूं, हम ईड, आईडी, ईड। और जो हमारा दूसरा माइंड था उसको हम क्या कहते हैं, सुपर ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। जब कभी भी ईड और सुपर ईगो के अंदर बीच में लड़ाई होती है, तो उभर कर आता है एक सिचुएशन जिसे हम कहते हैं ईगो। समझ में आया क्या? ईड और सुपर ईगो की लड़ाई में जो एक रिजल्ट निकल कर आता है ना, उसे हम कहते हैं ईगो। वो ईगो होता है। समझ में आया? तो 3 वर्ड क्या क्या? ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इतना क्लियर है? बताओ, ईड हमें क्या कहता है? डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और सुपर ईगो क्या कहता है? थिंक बिफोर डूइंग, थिंक बिफोर डूइंग। व्हाट इज मोरल और इमोरल। समझ में आया? अब सोचो कि कोई ऐसा इंसान है जिसका ईड बहुत ताकतवर है, ईड बहुत ताकतवर है,
तो उसकी पर्सनालिटी में ईड झलकेगा, यानी वो उस रास्ते पर जाएगा जहां पर हमें क्राइम होते हुए दिखाई देते होंगे, है ना, हेटर्स होते होंगे और किसी दूसरे को हम बहकाते होंगे, झूठ बोलने वाले होते होंगे, है ना। तो जब कभी भी हम किसी चोर को देखते हैं, जैसे कोई चोर है, चोर क्या लगता है, चोर के माइंड में सुपर ईगो ज्यादा ताकतवर होगा या ईड? ईड ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन जब कोई नॉर्मल इंसान, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग लिखता हूं, ह्यूमन ह्यूमन, अगर वो अपने सुपर ईगो पर कंट्रोल पाले, मतलब ईड पर कंट्रोल पाले और सुपर ईगो की बात माने, सुपर ईगो की तरफ चले, या यूं कहें कि जिस ह्यूमन के अंदर सुपर ईगो सबसे अधिक होता है, सुपर ईगो सबसे अधिक होता है। देखो हमने क्या एथिक्स में पढ़ा है कि कभी भी हम डाइकोटमी में नहीं जाएंगे कि कोई इंसान है वो 100% सुपर ईगो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसमें हो सकता है कि 90% सुपर ईगो हो, 10% क्या हो, ईड हो। ठीक है, या कोई इंसान क्या 100% ईड हो सकता है क्या? नहीं, हो सकता है कि 90% ईड हो और 10% सुपर ईगो हो। समझ आ रहा है? हाँ, तो जब कभी भी किसी इंसान का ईड ज्यादा होगा तो क्राइम की तरफ बढ़ेगा, क्राइम करता हुआ दिखाई देगा, गलत राह पर निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान का सुपर ईगो हाई होगा तो वो संत महात्मा बन जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, अगर मैं कहूं स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है स्वामी विवेकानंद का नाम। हाँ, कि स्वामी विवेकानंद का मैं वो कर रहा हूँ, मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अंदर क्या लगता है, ईड ज्यादा हो गया सुपर ईगो? सुपर ईगो, सिंपल सी बात है ना, सुपर ईगो। ठीक है, तो कॉन्साइंस क्या होता है ये क्लियर हुआ, ईड ईगो सुपर ईगो में क्या फर्क होता है क्लियर हुआ। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो कॉन्साइंस है ना, अच्छा, अंतरात्मा की आवाज, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज। ये जो कॉन्साइंस है वो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही डिफर नहीं करता है, ये डिफर करता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी। कम्युनिटी टू कम्युनिटी कैसे डिफर करता है, कम्युनिटी कैसे डिफर करता है? जैसे हिंदू कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में हमें ये बताया जाता है कि भाई जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, उन सबके बच्चे या तो हमारे भाई होंगे या हमारे बहन होंगे, मामा मामी चाचा चाची बुआ दादा दादी ना, मतलब तो अपने हो गए, हमारे रिलेटिव्स के जो बच्चे होंगे वो हमारे या तो भाई होंगे या बहन होंगे। तो क्या हम उन्हें इस नजर से देख सकते हैं कि वो हमारे पति या पत्नी हो सकते हैं? नहीं देख सकते। ये हमारा कौन साइंस है, हमारा कौन साइंस मतलब हमारे अंतरात्मा की आवाज में सुपर ईगो ये बार बार जनरेट करेगा, और ईड हो सकता है कि ईड कुछ वक्त में कहे क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारे माँ का थोड़ी बेटा है, मतलब तुम्हारा भाई थोड़ी है, मामा का लड़का है, उससे शादी कर सकते हैं। हो सकता है ईड ये जनरेट करने की कोशिश करे। कैसे जनरेट करेगा कि मान लो कि तुमने बचपन से ही ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई करी है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रही हो, और मुस्लिम कम्युनिटी में हमें देखा जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ करके बाकी किसी के भी बच्चे से, मतलब कि अगर भाई बहन से वो शादी कर सकते हैं। उनके यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। तो अगर कोई इंसान ऐसी कम्युनिटी में पला बढ़ा है या साथ में पढ़ा है तो उसके अंदर का ईड एक बार ये कोशिश करेगा कि तो मामा का लड़का है बुआ का लड़का है क्या फर्क पड़ता है। अरे हमारे अभी हिंदू में अगर बात करें तो भाई यहाँ तक देखा जाता है जैसे कि अगर कोई तुम्हारे बुआ का लड़का है तो बुआ के आस पड़ोस का तो नहीं है
है। ऐसा भी तो बहुत सारा देखा जाता है कि आस पड़ोस का ना हो या बहुत दूर दूर तक, यानी एक गांव अगर बिहार में है तो दूसरा यूपी में खोजेंगे, ऐसा वाला सिस्टम रहता है। मतलब इतना भी दूर नहीं रहता है, बट फिर भी दूर दूर का रिश्ता देखा जाता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता है कि नहीं? तो जो कौन साइंस है, हमारा कौन साइंस, अंतरात्मा की आवाज, ये डिफर कर रही है कि नहीं कर रही है? मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी। अब अच्छा एक बात बताओ कि मुस्लिम कम्युनिटी में पला बड़ा कोई बच्चा, मान लो कि मैं कोई फीमेल है, ठीक है। अब ये फीमेल बचपन से ही ऐसी जगह पे पली बड़ी है जहां पर हिंदू पॉपुलेशन अधिक थी, उसके दोस्त भी सर्कल में सारे के सारे हिंदू ही थे। तो क्या लगता है इस फीमेल के अंदर ईड वाला भाव ज्यादा जनरेट होगा या सुपर ईगो वाला? मतलब कि इसका ईड ये कहेगा कि तुम अपने मामा के लड़के से शादी कर लो या अपने चाचा के लड़के से शादी कर लो, या इसका सुपर ईगो कहेगा नहीं यार, मेरे दोस्त लोग तो कहते हैं मामा का लड़का भाई होता है, बुआ का लड़का भाई होता है, उससे कैसे शादी कर लूं? क्या लगता है, क्या कहेगा? उसका सुपर ईगो हावी होगा वहां पर। उसका सुपर ईगो उसे बार बार ये बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में रही है और धीरे धीरे उसका सुपर ईगो वो डेवलप हुआ है। समझा? हाँ, यही सब लिखना है उसमें। जब कभी अगर पूछे कि बताओ क्या फर्क होता है ईड, ईगो, सुपर ईगो, तो ये सभी एग्जाम्पल्स को हम कोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना चीज क्लियर हुआ। हमने अभी क्या बात करी, कौन साइंस क्या होता है, और कौन साइंस में हमने तीन चीजें देखी, ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, और सुपर ईगो क्या होता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे चलते हैं और कुछ और टर्मिनोलॉजी समझते हैं, जैसे कि डिओन्टोलॉजी और टीलियोलॉजी में क्या फर्क होता है। अच्छा, मैं ये दिखा देता हूं, जैसे ये वाला, जैसे कि पहले उधर आगे बढ़ने से पहले, जैसे कोई बहुत पार्टी वार्टी करता है, शराब वराब पीता है। अब ईड ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चोर ही बनेगा, ईड उसमें भी ज्यादा होता है जो एक उस लाइफस्टाइल में जाता है जहां पर हम अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। उसमें की भी क्या होता है, ईड मैक्सिमम। क्योंकि शराब पीने के लिए कौन कहेगा, सुपर ईगो कहेगा। सुपर ईगो तो कहेगा कि भैया मत पियो, आज पी रहे हो 10 साल बाद सड़ जाएगा लीवर, जिंदा नहीं रहोगे। हाँ, ईड कहेगा अरे पी लो, आज जिंदा हो कल मर जाओगे, कौन देखने वाला है। तो जिसका ईड ज्यादा रहेगा वो इस लाइफ स्टाइल में जाएगा, पार्टी करेगा, पब में जाएगा, दारू पिएगा, ठीक है। और जिसका सुपर ईगो हाई होगा वो इन जैसा बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा, आगे बढ़ूं तो पहले मैं एक सिगमंड फ्रॉइड का एक बात है उसको भी कोट कर देता हूं। सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? तो भाई ये साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। सिर्फ इनका ही नाम नहीं, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन हम जब साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो इनका नाम आता है। सिगमंड फ्रॉइड ने दिमाग को 6 अलग अलग भाग में डिवाइड किया था, ठीक है। माइंड को कितने भाग में? जैसे मैं माइंड बनाता हूँ, ये हो गया माइंड, और ठीक है, ऐसे दिमाग हो गया। उन्होंने कहा कि सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जितने भी लॉजिकल चीजें होती हैं, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। लॉजिकल, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन करता है? लेफ्ट ब्रेन। और जितनी भी हम यूं कहें कि इमोशनल हो गई, या ये आर्ट से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी वर्क या एक्ट को कौन कंट्रोल करता है? राइट ब्रेन। तो इमोशनल, जैसे हम कोई पिक्चर देखे सिगमंड फ्रॉइड, तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा, लेफ्ट या राइट?
राइट ब्रेन, ठीक है, राइट ब्रेन। ये छोटा सा इसका कुछ इतना मतलब नहीं। इन्होंने एक बात कही कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन 6 भाग में डिवाइड है। कौन कौन सा? तो माइंड, उन्होंने कहा कि ईड, ईगो और सुपर ईगो। सुपर ईगो। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक होता है हमारा कॉन्सियस, कॉन्साइंस नहीं, कॉन्सियस, SCIOUS। एक होता है सब कॉन्सियस, सब कॉन्सियस, और एक होता है अनकॉन्सियस, ठीक है, अनकॉन्सियस। समझ में आया? तो इन्होंने ब्रेन को 6 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? ईड, ईगो, सुपर ईगो। हमने ईड पढ़ लिया, ईगो पढ़ लिया, सुपर ईगो पढ़ लिया। अब समझ लेते हैं कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में क्या फर्क होता है, ठीक है। देखो, कॉन्शियस को अगर हम हिंदी में कहें तो चेतना कहते हैं या सचेत रहना कहते हैं, सचेत। अगर हम नॉर्मल भाषा में बताऊं तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम सोच समझ कर दे रहे हैं तो हम किस में हैं? कॉन्शियस में हैं, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में है। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि सिगमंड फ्रॉइड ने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में क्या कहा है? तुमने कहा कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल चीजों को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन इमोशनल और जो आर्टिस्टिक चीजें रहती हैं उनको कंट्रोल करता है। यानी तुमने सोच समझ के आंसर दिया, तुम किस में हो? कॉन्शियस में हो, कॉन्शियस माइंड में हो, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में। अच्छा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना है कि ये इंसान कॉन्शियस माइंड में है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है और अचानक से उठता है और जो मरीज वाला बेड होता है उस पर लेट जाता है और कहता है मुझे पानी चढ़ा दो क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। तो बताओ ये डॉक्टर कॉन्शियस में है कि नहीं है? वो कॉन्शियस में नहीं है, ठीक है। तो हम एक बात याद रखना कि जब तुम अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो तब तुम कॉन्शियस में हो। जैसे तुम डॉक्टर हो, अभी इस वक्त तुम्हारा काम है कि दवा देना, किसी का ट्रीटमेंट करना, तुम वो कर रहे हो तो तुम कॉन्शियस में हो। तुम एक टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना, तुम पढ़ा रहे हो, तुम कॉन्शियस में हो। स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है पढ़ना, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हो तो कॉन्शियस में हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्लास में तो बैठे रहते हैं लेकिन दिमाग कहीं और रहता है। तो हम जाग रहे हैं क्या इसका मतलब कॉन्शियस होता है क्या? नहीं। हम समझ रहे हैं क्या, सोच पा रहे हैं क्या, इसका मतलब कॉन्शियस होता है। समझा? ओके। उसके बाद आती है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम अभी कहना चाहते हैं लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि मैं उसे कह सकूं, तो वो बात हमारे दिमाग में कुछ वक्त के लिए सप्रेस हो जाएगी और हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। यानी हम ये ऐसे कह सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए जब हमारी बात माइंड के जिस हिस्से में जाती है उसे हम कहते हैं कॉन्शियस, और सही मौका देख करके वो बात निकल आती है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी कोई फ्रेंड आई और उसने तुम्हारे मम्मी से कहा, बात बात किया और तुमसे पूछा कि मम्मी, आंटी जी जो है सुष्मिता क्या करती है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बेटा, अभी तो तैयारी कर रही है। तो फ्रेंड ने कहा कि अच्छा, अभी तैयारी कर रही है? मैं तो आंटी बस ऐसे ही जो है मंथली का 50,000 कमा लेती हूँ, है, बाकी ज्यादा जो है तैयारी वारी के चक्कर में मैंने पढ़ा नहीं, वो खर्चा चल जाता है, मतलब ठीक है इतना। खूब उसने कहा, अब तुम्हारी माँ के अंदर, तुम्हारी माँ तुमको देख रही है आँख कुड़ूर के, है, अब बताओ 28 की हो गई, अभी तैयारी कर रही है। अब तेरे तुम्हारे अंदर ये हो रहा है कि ये कब यहाँ से जाए
जा नहीं रही है और मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि बोल दूं, लेकिन माहौल नहीं है, बोल दूंगी तो घर में तांडव है। तब कुछ वक्त में होगा कि अच्छा मम्मी मैं अपनी दोस्त को छोड़ के आती हूँ। बोले हाँ ठीक है जाओ। तुम गए और बाहर जाके तुमने एक ही वर्ड कहा, आज के बाद घर पे मत आना। ठीक है, तो ये जो बात मन में चल रही थी कब से, वो तभी हुई थी तो कहाँ गई थी? सब कॉन्शियस माइंड में। समझा रहा? और अभी निकल के आई, कहाँ से निकल के आई? सब कॉन्शियस माइंड से। क्लियर हुआ कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का कंसेप्ट? ओके, अब समझते हैं हम लोग अनकॉन्शियस माइंड को। देखो अनकॉन्शियस माइंड में जैसे कि बचपन से ही कोई बात हमारे दिमाग में भरी जा रही हो और वो लंबे समय तक अगर वो बात भरी जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मतलब वो हमारे ऐसे दिमाग में चली जाएगी कि वो ड्रीम्स के फॉर्म में बाहर आना शुरू कर देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। जैसे मान लो कि कोई बात रहे हो और बचपन में किसी के साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ हो। ठीक है, परिवार वालों ने मिसट्रीट किया हो या फैमिली वालों ने मिसट्रीट किया हो, बट समय के साथ धीरे धीरे वो बात उसने मतलब सप्रेस कर दी, किसी से वो कह नहीं पाई या कह नहीं पाया और वो दिमाग के ऐसे कोने में चला गया है जहां अभी उसे याद नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वही इंसिडेंट हम किसी दूसरे के साथ होता हुआ या कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये चीज हमारे ही साथ हुई हो। समझा रहा है? तो जब जब कोई बात मतलब हमेशा हमेशा के लिए लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में सप्रेस हो जाए, वो कहां पर जाकर के सप्रेस होता है? उस माइंड को हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि जैसे हम पढ़ रहे होते हैं तो अगर याद करने का मन नहीं है तो तुम जो है अपना ये अपनी साउंड रिकॉर्ड करके रख लो और उसे सुनते रहो। सुनने से क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और जब पेपर का वक्त आएगा तो हो सकता है कि जब वहां पर क्वेश्चन लिखे हों वो टर्मिनोलॉजी देख करके अचानक से तुम्हारे माइंड से वो चीजें क्लिक हो जाए और तुम्हें लगा कि यार पता नहीं मैंने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बट ऐसे ही क्लिक हो गया। तो ऐसे ही क्लिक नहीं होता है, कहीं न कहीं वो वर्ड्स तुम्हारे माइंड में अनकॉन्शियस माइंड में गए हुए रहते हैं और जैसे ही वो सिनेरियो देखते हैं तो उसके ही अकॉर्डिंग वो ट्रिगर हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं पूछूं कि बताओ ईड और सुपर ईगो के बीच का बैलेंस पॉइंट क्या है? ईगो, ठीक है, तो इतना चीज क्लियर है। Okay, कितना टाइम हो रहा है? इतना। ठीक है, तो काम करते हैं अभी के लिए ये इतना ही रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट इसको पढ़ाने में वो काफी लंबा चला जाएगा टाइम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।